गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 23 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, इसी क्लास के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको दिन के माध्यम से समझाया जाता है कि यानी कि 23 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पाक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है? तो यह अमेरिका के द्वारा पाक मिसाइल प्रोग्राम यानी कि हद के लिए चाइना की कंपनी और बेलारूस की कंपनी पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है साथियों, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से साथियों वो आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन जो है आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप इनके पॉइंट्स देखते हैं तो। इनका पहला पॉइंट है, 20 अप्रैल को अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हत्प के लिए तकनीकी सप्लाई करने वाली चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो यह अमेरिका के द्वारा लगाया गया। चाइना के 3 कंपनी और बेलारूस की भी एक कंपनी है इसमें शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान की कौन सी मिसाइल? तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी कि हत्प नाम दिया गया था। ठीक है, जिसमें सप्लाई कर रहे थे बेलारूस की कंपनी और चाइना की कंपनी। इस पे अमेरिका के द्वारा बैन लगाया गया है। ठीक है, अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय हैं, प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, इन्होंने ही चाइना और बेलारूस की कंपनियों पर बैन लगाकर जानकारी दी है। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, अमेरिका ने चीन की सियान लोंगदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स, ग्रैंड पैक्ट कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, तो ये चाइना की 3 कंपनी कौन कौन से हैं? तो सियान लोंगदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स, ग्रैंड पैक्ट। ठीक है, ये तीनों कंपनी है जिसपे अमेरिका के द्वारा पाबंदी लगाई गई। ठीक है, और बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल है इसमें। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बेलारूस का मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर भी पाबंदी लगाई गई। बेलारूस की कंपनी मिस्क व्हील पाकिस्तान की लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चेसिस व्हीकल सप्लाई करती थी। ठीक है, इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेलारूस की जो मिस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट थी, उस पे अमेरिका के द्वारा पाबंदी लगाई गई। और यह कंपनी क्या करती थी पाकिस्तान के लिए? तो बेलारूस की जो कंपनी है मिस्क व्हील पाकिस्तान की लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चेसिस व्हीकल सप्लाई करती थी। ठीक है, इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है साथियों, चीन की सियान लोंगदे कंपनी मिसाइल से जुड़े उपकरण जैसे फिलामेंट वाइडिंग मशीन देती है। इसका इस्तेमाल रॉकेट मोटर के केस बनाने में होता है। ठीक है, तो चीन की जो कंपनी है सियान लोंगदे, इस कंपनी ने मिसाइल से जुड़े उपकरण जैसे फिलामेंट वाइल्डिंग मशीन देती है। ठीक है, चाइना की कंपनी, इसका इस्तेमाल जो है रॉकेट मोटर के केस बनाने में होता है। तियानजिन कंपनियां पाकिस्तान को स्पेस लॉन्च व्हीकल के टैंकों की वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान सप्लाई करती थी। ठीक है, तो तियानजिन जो है चाइना की कंपनी, वह पाकिस्तान को स्पेस लॉन्च व्हीकल के टैंकों की वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान सप्लाई करती थी। ठीक है, वो जो इनका जो प्रोग्राम था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी कि हत्प नाम दिया गया था, तो इनके लिए उनको जो माल सप्लाई करते थे इनके बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये जो कंपनियां थी, तो यह कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, ग्रैंड पैक्ट कंपनियों के उपकरण पाकिस्तान के रॉकेट मोटर की टेस्टिंग में काम आते हैं। पाकिस्तान में 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्प की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यह जो पाकिस्तान जो थी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी कि हत्प की जो शुरुआत की थी, वह 1986 से 1987 में ही अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्प की शुरुआत की थी। ठीक है, चाइना की कौन सी कंपनी है? 3। तो चाइना की 3 कंपनी है और बेलारूस की एक कंपनी है। ठीक है, किसने पाबंदी लगाई गई? तो किसने पाबंदी लगाई इस पे? तो यह अमेरिका के कंपनी है, अमेरिका के द्वारा यह पाबंदी लगाई गई। ठीक है, चलिए चाइना की कौन कौन सी कंपनी है साथियों? तो सियान लोंगदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स और ग्रेनपैक्ट कंपनी शामिल है। ठीक है, और बेलारूस की कौन सी कंपनी है? तो मिन्स्क व्हीकल ट्रैक्टर प्लांट शामिल है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस विकेट कीपर ने आईपीएल मैच में
5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो विकेट कीपर हैं जो कि आईपीएल मैच में 5000 रन बना चुके हैं। इनका नाम क्या है? तो महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे बल्लेबाज है, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विकेट कीपर करते हुए भी उन्होंने अपने आईपीएल मैच में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। ठीक है साथियों, इनके पॉइंट से आप समझ लीजिए। 19 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 17वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने लखनऊ में सबसे बड़ा टारगेट चेज कर चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। ठीक है, मतलब चेन्नई और सुपर किंग्स, लखनऊ और चेन्नई के साथ ये मैच खेली गई थी, जिसमें से चेन्नई को हरा दिया लखनऊ ने। उन्हीं के समय एम एस धोनी बतौर विकेटर खेलते हुए आईपीएल में 5000 से ज़्यादा रन पूरे कर चुके हैं। वह ऐसा करने वाले पहले विकेट कीपर बने हैं। ठीक है, तो विकेट कीपर और भी रह चुके हैं, जिसमें से पहले नंबर पे जो आते हैं वह महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो कि आईपीएल मैच में विकेट कीपर रहते हुए भी 5000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, वह आईपीएल में 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, ये क्रिस गेल को भी फैल कर चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी जो है नंबर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एनएसजी के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो यह एनएसजी के जो नए चीफ है, इनका नाम है नलिन प्रभात। नलिन प्रभात जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इनके पॉइंट से वो आप समझ लीजिए। 18 अप्रैल को केंद्र सरकार नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा यह नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार नियुक्ति समिति के द्वारा यह नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है ये नलिन प्रभात? तो आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, जिनको ही एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ नियुक्त किया है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के चीफ दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी चीफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो एसएसबी के जो चीफ थे दलजीत सिंह चौधरी, वो अभी एनएसजी के चीफ हैं, लेकिन अभी जो हैं आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को एनएसजी का चीफ नियुक्त किया है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार नियुक्ति समिति के द्वारा नियुक्त किया गया। नलिन प्रभात फिलहाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के एडिशनल डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अभी जो है नलिन प्रभात वह सीआरपीएफ के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर जिम्मेदारी अपनी संभाल रहे हैं और उनके बाद जो है एनएसजी के लिए वह चीफ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो एनएसजी के जो अभी जो चीफ हैं वो दलजीत सिंह चौधरी हैं, वो रिटायर होने वाले हैं, उसके जगह पे ये नलिन प्रभात आने वाले हैं। ठीक है साथियों, नलिन प्रभात 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो 31 अगस्त 2028 तक एनएसजी के डीजी पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो एनएसजी के जो चीफ नियुक्त किया गया नलिन प्रभात, वो कब से कब तक रहेंगे? तो वो अभी से लेकर 2028 तक एनएसजी के डीजी पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला पॉइंट साथियों, नलिन प्रभात को राष्ट्रीय का वीरता पदक भी मिल चुका है। यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में 2008 में 4 आतंकवादियों को मारने के लिए दिया गया था। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पदक मिल चुका है इनको, नलिन प्रभात को, जो कि जम्मू कश्मीर में हुए 4 आतंकवादियों को मारने के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट साथियों, ब्लैक बेल्ट के नाम से पहचान जाने वाले एनएसजी का गठन 1984 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनएसजी का यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ठीक है साथियों, ये ब्लैक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। एनएसजी जो है आतंकवाद और अपहरण विरोधियों अभियानों के लिए बनाया गया स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है साथियों, इसमें कई सारे आर्मी जवान होते हैं और कई सारे चीफ भी होते हैं, जैसे कि आपको टीम लीडर जानते हो ना, तो इसे टीम लीडर भी समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अभी कौन है एनएसजी के चीफ? तो अभी दलजीत सिंह चौधरी हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं। उनके पद पर कौन आने वाले हैं? तो नलिन प्रभात आने वाले हैं। नलिन प्रभात कौन है? तो आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए अनिरुद्ध बोस को डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जज के सम्मान में आयोजित औपचारिक पीठ के दौरान नियुक्ति के निर्णय की घोषणा की। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया? तो चीफ जस्टिस जो है डी वाई चंद्रचूड़, इसके द्वारा यह घोषणा की गई। ठीक है, ये जो अनिरुद्ध बोस है वो जस्टिस थे पहले, जो कि रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, जस्टिस अनिरुद्ध बोस 5 साल के विशिष्ट कार्यकाल के बाद 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो 10 अप्रैल को रिटायर हुए हैं और अभी जो है इनको भोपाल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, जस्टिस बोस को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति से पहले जस्टिस बोस ने झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो ये पहले भी कार्य कर चुके हैं, जो कि आप झारखंड झारखंड से वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किए थे। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड के लिए जगजीत पवाडिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जगजीत पवाडिया एक महिला है जो कि अपने पद पर तीसरी बार ये तीसरी बार ये नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, 2 बार ये पहले रह चुके थे, अभी ये तीसरी बार भी नियुक्त किए गए हैं, वो भी ये नहीं, ये बोर्ड के द्वारा किया जाता है साथियों। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए जो भी नियुक्त होते हैं उसमें एक वोटिंग होता है, जो कि इनको सबसे ज्यादा वोट मिला है जगजीत पवाडिया को। ठीक है, चलिए इनके पॉइंट से आप समझ लीजिए। भारत के जगजीत पवाडिया को तीसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है, मैंने बोला था पहले ही कि फिर से चुना गया है। ठीक है, चलिए साथियों, पवाडिया को आर्थिक और सामाजिक परिषद के जरिए आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक बोर्ड के माध्यम से होता है, जो कि इनको जो है जगजीत पवाडिया को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और भारत के जो जगजीत पवाडिया है वो तीसरे कार्यकाल के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। मतलब ये 2 बार रह चुके हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, पवाडिया का तीसरा 5 साल का कार्यकाल मार्च 2025 में शुरू होगा। यह विस्तारित कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों से संबंधित चुनौतियों को प्रभावी ढंग से एड्रेस करने की उनकी क्षमताओं में रखे गए आत्मविश्वास और भरोसे को दर्शाता है। ठीक है साथियों, तो अभी जो है जगजीत पवाडिया वो अभी भी इस पद पे हैं। इसका जो वोटिंग हुआ है वो अगले साल के लिए यानी कि 2025 से यह अपनी पदभार फिर से संभालेंगे। ठीक है साथियों, यह नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड क्या करती है, यानी कि आईएनसीबी क्या करती है? तो विस्तारित कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों से संबंधित चुनौतियों को प्रभावी ढंग से एड्रेस करने की उनकी क्षमताओं में रखे गए आत्मविश्वास और भरोसे को दर्शाती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, वह पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुनी गई थी। तो पहली बार कब चुनी गई थी? तो 2015 में चुनी गई थी। ठीक है, 2015 से 20, 20 से 25, फिर 25 से वो आगे भी रहेंगी। पवाडिया को 2020 से 2025 तक 5 साल के लिए कार्यकाल के फिर से चुना गया। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि पहली बार जो 2015 में चुना गया था नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए, और फिर से 2020 में फिर से उन्हें 5 साल के लिए यानी कि 2025 तक के लिए फिर से चुना गया। और अभी जो है तीसरी बार 2025 से 2030 तक वो फिर से रहेंगी इसी पद पे। इसके अलावा ही 2021 से 22 में उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है साथियों, आईएनसीबी की स्थापना जो है 1968 में नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन 1961 के तहत की गई थी। ठीक है, तो आईएनसीबी की जो स्थापना यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना है वो 1968 में की गई थी। ठीक है साथियों, 1968 में नारकोटिक्स ड्रग्स का एकल कन्वेंशन 1961 के तहत की गई थी, यानी कि 1968 में की गई थी, लेकिन इसका जो कन्वेंशन था 1968 के तहत की गई थी। ठीक है साथियों, इनके कुछ लिंक हैं। चलिए, यह एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, आईएनसीबी यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसमें 13 सदस्य आर्थिक और समाजवादी परिषद द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 13 सदस्य होते हैं,
जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 13 में से 10 सदस्य विभिन्न सरकारों के द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की सूची में चुने जाते हैं और अन्य 3 सदस्य WHOI द्वारा नामित सूची में चुने जाते हैं, जो चिकित्सा, औषधीय या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है साथियों, तो 10 जो हैं 10 सदस्य विभिन्न सरकारों के द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की सूची में चुने जाते हैं और 3 सदस्य जो इसमें होते हैं अलग से WHOI द्वारा इसमें चुने जाते हैं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधीय के क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें ये 3 अलग चुने जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास कब से शुरू हुई है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू की गई, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हुई है। ठीक है साथियों, चलिए इनके भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक 15 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, यानी कि शुरू हो चुकी है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है। एक्सरसाइज डस्टलिक 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मे जिले में हुआ है। तो यह जो भारत और उज्बेकिस्तान के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह कहाँ पे हुआ है आयोजन इसका? तो उज्बेकिस्तान के जो टर्मे जिले हैं वहां पे यह आयोजन किया गया है। ठीक है साथियों, ये कितनावा संस्करण है? तो यह 5वां संस्करण है। ठीक है साथियों, 4 हो चुके हैं। भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों के भाग लेने वाले दल सहयोग और भविष्य की सेना बातचीत की नींव को मजबूत करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है साथियों, तो यह भारतीय सशस्त्र बल जो हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के, इसीलिए यह आयोजन किया जाता है साथियों, ताकि हमारी जो देश की और दूसरे देश की जो पड़ोसी देश होते हैं उनकी नींव हमारी मजबूत रहे। ठीक है साथियों, यह 14 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के सैनिक व्यापक संयुक्त प्रशिक्षण सत्र से गुजरेंगे। ठीक है साथियों, तो यह कितने दिन तक चलेगा? तो यह 14 दिन तक चलेगा। ठीक है साथियों, कब से शुरू हुई? तो यह 15 अप्रैल से शुरू हुई है। किसके बीच? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, यह कहाँ पे शुरू की गई है यह संयुक्त सेनाभ्यास? यह उज्बेकिस्तान के जिले टर्मे जिले में शुरू की गई। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, दोनों देशों के बीच संयुक्त सेना अभ्यास का 4था संस्करण पिछले साल 20 फरवरी को उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पिछले साल जो है हमारे देश में यानी कि भारत में उत्तराखंड में यह किया गया था पित्तौरगढ़ में। ठीक है, पित्तौरगढ़ जिला है जहाँ पे यह प्रशिक्षण किया गया था। ठीक है, मतलब आयोजन किया गया था और अभी जो है उज्बेकिस्तान में ही यह किया गया है, जो कि टर्मे जिले में। चलिए, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित है, एक लैंडलॉक देश है। यानी कि उज्बेकिस्तान जो है मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान है, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान है और दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ताशकंद है। यानी कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो ताशकंद है, जो कि उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, मैंने आपको इनके उत्तर पूरब सब समझा दिए हैं। मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ, उज्बेकिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी ताशकंद है, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर है। इसके जो उत्तर में कजाकिस्तान स्थित है, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान स्थित है, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान स्थित है और दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ठीक है साथियों, ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से कवर किए हैं साथियों। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। ठीक है साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है साथियों, और क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतनी देख रहे हो मुझे इतना पसीना आ रहा है ये सब बोलने में, ये सब पढ़ाने में, आपको समझाने में, तो आप थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में आपको लाल कलर का
सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं साथियों, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं। आपके कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा साथियों, ठीक है साथियों? चलिए, इनका अगला पॉइंट देखेंगे। उज़्बेकिस्तान तुर्की का हिस्सा है, साथ ही तुर्की राज्यों के संगठन का सदस्य भी है। उज़्बेक भाषा उज़्बेकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि रूसी पूरे देश में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। ठीक है? तो उज़्बेकिस्तान किसका हिस्सा है? तो उज़्बेकिस्तान तुर्की का हिस्सा है। ठीक है साथियों? चलिए, साथ ही तुर्की राज्य के संगठन का सदस्य भी है, यानी कि तुर्की राज्य का संगठन भी उज़्बेकिस्तान है। ठीक है साथियों? इसमें उज़्बेक भाषा जो है, उज़्बेकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है। तो यानी कि आपसे ये भी पूछा जाए कि उज़्बेकिस्तान की जो भाषा है वो क्या है? तो उज़्बेक भाषा है। ठीक है साथियों? ये किसका हिस्सा है? यह तुर्की का हिस्सा है। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे साथियों। उज़्बेकिस्तान में इस्लाम प्रमुख धर्म है। अधिकांश उज़्बेक सुन्नी मुसलमान हैं। यहाँ की मुद्रा उज़्बेकिस्तान यानी कि सोम है। ठीक है साथियों? चलिए, इतना आप याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप ये अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? हाल ही में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के किस जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष की खोज की है? यानी कि सांप है वो, लंबे नाग हैं जो कि भोलेनाथ के गले में लटके रहते हैं। ठीक है? उनकी वैज्ञानिकों के द्वारा यह खोज की गई है। तो गुजरात के कच्छ जिले में यह खोज किया गया है। ठीक है साथियों? चलिए, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप देख लीजिए। 19 अप्रैल को आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक का सबसे लंबे नाग के अवशेष की खोज की है। इस नाग की प्रजाति का नाम वासुकी इंडिक्स है। ठीक है? रिसर्चर्स ने सांप की 27 रीढ़ की हड्डियों की खोज की है। यह सांप 5 से 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। ठीक है? तो ये अभी नहीं, यानी कि 5-6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। वो उनकी खोज की है साथियों। ये रिसर्च हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम की जर्नल में पब्लिश हुई है। वासुकी नाम भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नागराज से लिया गया है। ठीक है साथियों? तो यह जो सांप है वासुकी, ठीक है, यह नाम जो है भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नागराज से लिया गया है, जिसे सांपों का राजा कहते हैं। यह नाग भारत में ही पाया जाता है, जिसके नाम में इंडिक्स शब्द का मतलब है भारत का। ठीक है? तो आपसे ये पूछा जाए कि इंडिक्स का मतलब क्या है, तो इंडिक्स का मतलब है भारत का, इसीलिए यह भारत में ही पाया जाता है यह सांप। ठीक है? वासुकी नाग की जो लंबाई है 11 से 15 मीटर, यानी कि लगभग 50 फीट की लंबाई है। ठीक है? इसके बीच और इसका वजन जो है 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम रहा होगा। ठीक है? अनुमान लगाया जाता है साथियों, इसका जो करीब जो टन है 1 टन रहा होगा। ठीक है? इसकी जो कुल लंबाई है साथियों, ये करीब 11 से 15 मीटर यानी कि 50 फीट की लंबाई है। ठीक है? वैज्ञानिकों को साल 2005 में कच्छ की एक कोयला खदान में 27 बड़े-बड़े कंगाल के टुकड़े मिले थे। लंबी रिसर्च के बाद अब वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि ये असल में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था। ठीक है साथियों? यह जो है सांप, यानी कि इस इतने सबसे लंबे सांप जो है, सबसे लंबे जो नाग है, यह मतलब समझो कि आप दुनिया के सबसे लंबे सांप में से एक है। ठीक है साथियों? चलिए, इतना आप याद रखिए। किसके द्वारा यह खोज की गई? तो आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के द्वारा यह खोज की गई है। ठीक है? रुड़की के वैज्ञानिकों के द्वारा। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, 22 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डे होते हैं साथियों, जो कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आते ही आते हैं, क्वेश्चन के आपको पॉइंट्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अलग से भी, यानी कि 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, 23 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, वो आपको अलग से भी देखने को मिलते हैं। तो इनका जो पहला पॉइंट है साथियों, यानी कि 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, तो 22 अप्रैल के दिन पहला देखिए, 2008 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है? तो यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उसको जो है लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में 22 अप्रैल के दिन किया गया था। अगला पॉइंट साथियों, 1983 में स्पेस क्राफ्ट सोयूज T8
पृथ्वी पर लौटा था। ठीक है, तो 1983 में स्पेस क्राफ्ट सोयूज टी जो थे, सोयूज T8 पृथ्वी पर लौटा कब था? तो 22 अप्रैल के दिन यह लौटा था। ठीक है, 1977 में ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो थी उसको पहली बार जो है टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया था, वो 1977 में 22 अप्रैल के दिन किया गया था। अगला पॉइंट है साथियों, 1966 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। अगला पॉइंट है 1958 में एडमिरल आर.टी. कटारी भारतीय नौसेना के प्रमुख बने थे। ठीक है, तो 1958 में 22 अप्रैल के दिन एडमिरल आर.डी. कटारी जो थे भारतीय नौसेना के प्रमुख बने थे। ठीक है, यानी कि पहले प्रमुख बने थे। चलिए अगला पॉइंट है 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ रूस यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, तो यूनेस्को आप जानते होंगे, तो ये तत्कालीन सोवियत रूस जो है यूनेस्को इसमें शामिल हुआ था 1954 में 22 अप्रैल के दिन इसमें रूस शामिल हुआ था साथियों। अगला पॉइंट है 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो इंडियन सिविल सर्विस से जो त्यागपत्र दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो 1921 में 22 अप्रैल के दिन दिया था। अगला पॉइंट है 1906 में यूनान के एथेंस में 10वें ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। यानी कि 1906 में यूनान के जो एथेंस गेम थे वो 10वें ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 अप्रैल के दिन 1906 में शुरू हुई थी। चलिए 20 अप्रैल के दिन जैसे आपने देखे हैं उसी तरह से 22 अप्रैल के जैसे देखे थे उसी तरह से 20 अप्रैल के भी कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है साथियों 2011 में, साथियों मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, फिर भी आप समझ लीजिए। काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, वो आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। 2011 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के उपग्रहों प्रक्षेपण यानी कि PSLV के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसरो के द्वारा यह किया गया था, यानी कि इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था, वह 2011 में 20 अप्रैल के दिन किया गया था। उसी तरह से वर्ष 2008 में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अगला पॉइंट है साथियों 2006 में भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की थी। तो भारत जो है अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में कब स्थापित करने की कोशिश की थी? तो 2006 ईस्वी में 22 अप्रैल के दिन की थी। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है 1970 में भारतीय गीतकार और शायर शकील बंदा यूनी का निधन हुआ था। ठीक है, तो भारतीय जो गीतकार थे भारतीय गीतकार और शायर थे शकील बंदा यूनी, उनका निधन जो है 1970 में हुआ था 20 अप्रैल के दिन। अगला पॉइंट साथियों 1965 में मेघालय के पूर्व प्रधानमंत्री मुकुल संगमा का जन्म हुआ था। पहले तो निधन हुआ था किसी का भी, अब जन्म हो गया। चलिए 1965 में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का जन्म हुआ था 20 अप्रैल के दिन। ठीक है, पहले ये मार देते हैं फिर निधन हो जाता है फिर से मर जाता है। देखिए अगला पॉइंट 1960 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का निधन हुआ था। ठीक है, पहले जो गीतकार और शायर थे शकील बंदा यूनी, उनका निधन हुआ था 1960 में और सॉरी 1970 में, और 1960 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे पन्नालाल घोष, उनका निधन हुआ था 1960 में। ठीक है, और जन्म किसका हुआ था? तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुकुल संगमा, उनका जन्म हुआ था 1965 में 20 अप्रैल के दिन ही हुआ था सब। चलिए अगला पॉइंट है 1777 में न्यूयॉर्क ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नया संविधान अपनाया था। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के द्वारा यह संविधान अपनाया गया था जो कि 1777 ईस्वी में 20 अप्रैल के दिन यह अपनाया गया था। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों आपके लिए। मुझे लग रहा है कि बहुत ही काफ़ी है, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। अगर आपको फिर भी मज़े नहीं आ रहे हैं पढ़ने में या क्वेश्चंस तैयार करने में, तो आप हमें बताइए, हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ तथ्य बता देंगे जो कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, पॉइंट्स भी समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे। ठीक है साथियों, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो मुझे याद हो जाते हैं साथियों, क्योंकि आपको पढ़ाने में मज़ा आता है और आपको पढ़ने में भी मज़ा ही आता होगा मुझे लगता है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए
आप सब्सक्राइब पहले से कर लिए हैं तो आप हमें थम्स अप कर दीजिए। ठीक है साथियों? चलिए, आपका समय शुभ हो। राधे राधे।